आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब विद्युत धारा मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट। चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब चुंबक के जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। हम जानते हैं कि चुंबक लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम जानते हैं कि चुंबक जो है लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है ध्रुव कहलाता है। चुंबक के सिरे का निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है उसे ध्रुव कहते हैं। जैसे ये चुंबक हो गया, तो अगर ये किसी भी वस्तु को खींचेगा तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा खिंचाव जो होगा, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक के चुंबक वाला पदार्थ है तो सबसे ज़्यादा खिंचाव यहाँ होगा और नहीं तो यहाँ होगा। इसी को हम कहते हैं ध्रुव। तो ध्रुव पूछेगा, ध्रुव किसे कहते हैं? तो चुंबक के सिरे का निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, जहाँ पर खिंचाव अधिकतम होता है, वह चुंबक का ध्रुव कहलाता है। समझ गए? चुंबक जो होता है उसमें दो ध्रुव होता है, एक इधर हो गया एक इधर। कोई भी चुंबक रहे उसमें ध्रुव दो। स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक का एक ध्रुव उत्तर दिशा की ओर तथा दूसरा ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। अगर कोई भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दे, मतलब किसी, जैसे ये चुंबक है, इसको अगर हम लटका दें ऐसे करके किसी रस्सी से, तो ये हमेशा एक हिस्सा इसका उत्तर दिशा में, एक हिस्सा इसका दक्षिण दिशा में ही रहेगा। समझ गए ना? और जो हिस्सा उत्तर दिशा में रहेगा उसको उत्तरी ध्रुव, जो हिस्सा दक्षिण दिशा में रहेगा उसको दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक का वह हिस्सा, वह ध्रुव जो उत्तर दिशा में है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा में है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा को, मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। पूछेगा चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये जो रेखा बन रहा है इसी को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल 3 गो है। पहला है ध्रुव, जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ध्रुव के प्रकार। ध्रुव के 2 प्रकार हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला सवाल है उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं? जहाँ चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा में है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा में है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सजातीय चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कह रहा है सजातीय चुंबक, जैसे ये चुंबक है, इसका उत्तरी ध्रुव इधर है, दक्षिणी ध्रुव इधर है। मतलब जिधर हमारा ये नोक है इधर उत्तरी ध्रुव हो गया, इधर दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये चुंबक है, इसका भी उत्तरी ध्रुव इधर है और दक्षिणी ध्रुव इधर है। अगर दोनों उत्तरी ध्रुव रहेगा तो दोनों एक दूसरे से सटेगा नहीं, मतलब एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो इधर दक्षिणी ध्रुव रहेगा, तब जाकर के आकर्षित करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी जब हम चुंबक सटाते हैं तो हम देखते होंगे कि क्या बोलता है, चुंबक एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से सट जाता है, और यह कभी कभी है जो कि दोनों में प्रतिकर्षण होता है, मतलब दूर होने का प्रयास करता है। तो सजातीय ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होगा। कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होगा, दक्षिणी ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होगा, प्लस में प्रतिकर्षण होगा और माइनस में प्रतिकर्षण होगा। विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होगा। कहने का मतलब हुआ अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो ये जब भी सटेगा तो दक्षिणी ध्रुव से सटेगा, ना कि उत्तरी ध्रुव से। क्लियर है? तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सजातीय चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अब विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर है? आगे, वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करते हैं अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित करते हैं, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। चुंबक जिसको खींचता है, लोहा को खींचता है तो लोहा चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट को खींचता है तो कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, निकेल को खींचता है तो निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है। ये सब के मिश्र धातु को खींचता है तो ये सभी। कागज को नहीं खींचता है तो कागज चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा, ईंटा को नहीं खींचता है तो ईंटा चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा, मिट्टी को नहीं खींचता है तो मिट्टी चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा, पेड़ पौधा को नहीं खींचता है तो पेड़ पौधा चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। कहने का मतलब पूछेगा सवाल कि चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है तथा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल और उसके मिश्र धातु। अचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबकीय पदार्थ, मतलब चुंबक नहीं खींचता है। कांच को खींचता है चुंबक नहीं, कागज को खींचता है नहीं खींचता है, प्लास्टिक, पीतल ये सभी को नहीं खींचता है, ये अचुंबकीय पदार्थ है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सरल कंपास सुई के बारे में। कंपास सुई क्या होता है?
एक घड़ी होता है, जैसे घड़ी होता है, घड़ी के जैसा ही कंपास सुई होता है। तो घड़ी में हम उसका देखते हैं जो सुई जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन कंपास सुई में जो सुई जो होता है ना, सब चीज़ प्लास्टिक का रहता है, ऊपर से शीशा लगा रहता है। लेकिन कंपास सुई में सुई इस प्रकार से रहेगा, और दोनों जो सुई जो रहेगा, सुई जो रहता है ये चुंबक का बना रहता है। समझ गए? कंपास सुई एक बंद प्लास्टिक डब्बे में रहता है, और यह सुई जो होता है उसका वो चुंबक का बना होता है। प्रयोगशाला में चुंबक और उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कंपास सुई का प्रयोग करते हैं। इसमें एक हल्का सुई के आकार जैसा एक चुंबक होता है, जो एक अचुंबकीय पदार्थ के बने वृत्ताकार। ये जो अंदर वाला पदार्थ है ये अचुंबकीय है, क्या कि अगर डब्बा चुंबकीय रहेगा तो सुई सट ही जाएगा। जो एक अचुंबकीय पदार्थ से बने वृत्ताकार बॉक्स के आधार पर लगे ऊर्ध्वाधर धुराग्र पर क्षैतिज तल में घूम सकता है। सुई की स्थिति के अवलोकन के लिए बॉक्स का ढक्कन कांच का बना होता है। अब देखने के लिए इसका ढक्कन जो होता है, जैसे घड़ी में सुई देखने के लिए हम घड़ी के ऊपर जो होता है कांच का ढक्कन होता है, वैसा ही। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो कंपास सुई में पूछता है ये कि प्रयोगशाला में चुंबक और उसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंपास सुई। तो यहाँ से सवाल जो बना है, पहला नंबर सवाल बना है ध्रुव। जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। उसके बाद सवाल बना है ध्रुव के प्रकार। ध्रुव के 2 प्रकार है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। फिर सवाल बना है उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं? जब चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा में होता है उसे उत्तरी ध्रुव, और चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। फिर सवाल बनता है चुंबकीय अक्ष। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव वाला सवाल ये बना है कि भाई सजाती चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला सवाल बना है चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। और जिसे चुंबक आकर्षित नहीं करता अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, पीतल। इसके बाद कंपास सुई के बारे में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रयोगशाला में जो होता है, प्रयोगशाला में चुंबक और उसके प्रभावों के बारे में जानने के लिए है कि किसका प्रयोग करते हैं? तो कंपास सुई का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। जब किसी कंपास सुई के निकट कोई चुंबक या चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है तो सुई उत्तर दक्षिण दिशा में। ये कंपास जो सुई हम लोग पढ़े हैं, इसके नज़दीक में अगर कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है जिसको चुंबक खींचता है, वो नहीं रहेगा ना, तो ये सुई जो है ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहेगा। एक हिस्सा उत्तर दिशा में, एक। तो यहाँ कह रहा है कि अगर कंपास सुई जो रहता है इसके बीच अगर कोई चुंबक वाला पदार्थ नहीं रहेगा ना, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगा। क्लियर है? स्थिर रहता है। जब किसी चुंबक को सुई के निकट लाया जाता है, कोई भी चुंबकीय पदार्थ को सुई के निकट हेजे खिलाते हैं, तब वह सुई विक्षेपित हो जाता है। तब उसमें पता चल जाता है, जैसे ये उत्तर दक्षिण दिशा में है, ये मान लेते हैं कि कंपास सुई वाला डब्बा है और इसमें सुई उत्तर दक्षिण दिशा में है, तो ये अगर कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई चुंबकीय पदार्थ यहाँ लाते हैं तो ये ऐसे घूम जाएगा, इधर लाते हैं तो ये ऐसे घूम जाएगा, इधर लाते हैं तो ये ऐसे घूम जाएगा, अगर इधर लाते हैं तो ये ऐसे घूम जाएगा, अगर इसको हटा देते हैं तो फिर से ये उत्तर दक्षिण दिशा में है जो कि ठहर जाएगा। आगे देखिए, तब साधारणतः सुई विक्षेपित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि चुंबक के अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये आखिर ये सुई जब हम ये चुंबक को कंपास वाला जो सुई है इसको छोड़ दिए तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही है कि नहीं? उत्तर दक्षिण दिशा में है। लेकिन जैसे ही जब इसके आसपास हम सुई लाए, इसके आसपास कोई भी लोहा के पदार्थ लाए तो ये विक्षेपित हो गया। क्यों हो गया विक्षेपित? क्योंकि ये जैसे यहाँ पे लाए तो ये ऐसे करके घूमने लगा, तो इस क्षेत्र वाला जो इसके बीच जो गैपिंग बच रहा है इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी कंपास सुई के निकट कोई चुंबक या चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है तो सुई दक्षिण उत्तर दिशा में स्थिर रहती है। जब किसी चुंबक को सुई के निकट लाया जाता है तब साधारणतः सुई विक्षेपित हो जाता है। किसी को सुई के निकट ले आए चुंबकीय पदार्थ को तो सुई विक्षेपित हो गई। ऐसा इसलिए होता है कि चुंबक अपने आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यह क्षेत्र चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल लगाता है। समझ गए ना? चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यह जो होता है चुंबकीय सुई पर वह बल लगाता है, जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। सुई के बीच चुंबकीय अक्ष की दिशा उस जिसके दक्षिण ध्रुव एस से उत्तर ध्रुव एन तक से उस स्थान से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को ये जो हमारा जो फिगर दिया हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मतलब चुंबक इस प्रकार से है जो कि क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये दर्शा रही है। चुंबक के चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार व्यवस्थित होती है उसकी जानकारी के लिए ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। सारा चीज़ जैसे हम समझाए हैं उसी प्रकार से।
क्लियर है। तो इसमें याद रखना है चुंबक अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र किसे उत्पन्न करते हैं, तो चुंबक अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। पूछेगा चुंबकीय बल किसे कहते हैं, तो चुंबक जो होता है किसी भी चुंबकीय पदार्थ पर एक प्रकार का बल लगाता है, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम ये जो क्षेत्र रेखा है इसके गुण के बारे में जानेंगे। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है इसके गुण क्या कर रहा है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखा एक संतत बंद वक्र है और वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव निकल करके दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है। जब भी ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है, इसका इस प्रकार से गति करता है, ये जो फिगर में दिया हुआ, और पुनः चुंबक के भीतर होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। फिर यहाँ तक क्या है, फिर यहाँ से अंदर होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है चुंबक जो होता है उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर आती है और फिर यहाँ आने के बाद फिर ये अंदर गति करती है, फिर उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। इसका ये लाइन का अर्थ ये है। दूसरा, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, परंतु ज्यों ज्यों उसकी दूरी ध्रुवों से बढ़ती है उसका घनत्व घटता जाता है। कह रहा है कि ध्रुव के समीप, ध्रुव यह हो गया और यह हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल के समीप क्षेत्र रेखा घनी होती है। ये क्षेत्र रेखा जो होती है इसके बीच जो होता है क्षेत्र रेखा घनी होती है, लेकिन ज्यों ज्यों इससे दूरी बढ़ती है उसका घनत्व घटता जाता है। कहने का मतलब ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ पोल यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो घना होगा। साउथ पोल पर भी चुंबकीय क्षेत्र घना होगा, लेकिन जैसे ही इससे दूरी बढ़ाएंगे ना इसका जो होता है घनत्व धीरे धीरे घटते जाएगा। तीसरा, क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पर हम एक रेखा खींच दी तो डायरेक्शन बता रहा है कि भाई ये इधर से इधर की ओर गति कर रहा है। आगे, क्षेत्र रेखाओं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का घोतक है। क्षेत्र रेखाओं की निकटता, क्षेत्र रेखा के अगर आप निकट जाते हैं, कोई चुंबकीय वस्तु रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का घोतक है, मतलब वो चुंबक की क्षमता को बताता है। जैसे एक चुंबक है छोटा सा, वो है जो कि छोटा सा वस्तु को जल्दी खींच लेगा, बड़ा वस्तु को नहीं खींच पाएगा। लेकिन एक चुंबक, जैसे एक चुंबक है जो कि 50 ग्राम का चुंबक है, वो छोटा सा वस्तु को जल्दी खींच लेगा। लेकिन एक चुंबक हम 1 kg के लेते हैं तो वह है जो कि, जैसे हमारा कहने का मतलब है कि चुंबक, जैसे ये मान लो ये चुंबक है, ठीक है, इसके आसपास छोटा सा सुई है जो कि लाया जाता है, इसके आसपास छोटा सा सुई लाते हैं तो इसको ये आसानी से खींच लेता है, क्या है कि इसका क्षमता कम है। लेकिन यही चुंबक, अगर यही चुंबक के पास में एक बड़ा सा है जो कि 50 ग्राम का कोई चीज़ रख देते तो ये खींच नहीं पाता। और ये चुंबक को अगर हम बड़ा लेते हैं, ये चुंबक हम 50 kg का चुंबक लेते हैं तो है जो कि क्या बोलता है 50 ग्राम वाले चीज़ को भी खींच लेगा। कहने का मतलब यह है क्षेत्र रेखा है कि निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का घोतक। प्रबलता मतलब होता है क्षमता, घोतक मतलब होता है निशान। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखा एक दूसरे से अधिक निकट होती है, अर्थात जहाँ इन रेखाओं का घनत्व अधिक होता है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, वहाँ पर अधिक प्रबल होता है। चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो ये है जो कि नॉर्मल बात है भाई कि ध्रुव के निकट है जो कि इसका है जो कि प्रबलता अधिक होगा का, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए उसका है जो कि प्रबलता भी अधिक होगा। 5वां, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि वे एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींचना संभव होता, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होती है जो असंभव है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, तो ये याद रखना है। क्षेत्र रेखा के गुण पूछेगा तो क्या कहेंगे, क्षेत्र रेखा के गुण में पहला लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है हमेशा है जो कि एक बंद वक्र में गति करता है, उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करता है, फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करता है। ध्रुवों के समीप है जो कि क्षेत्र रेखा जो होता है घना होता है, और जैसे जैसे दूरी बनाते हैं उसका है जो कि घनत्व है जो कि घटते जाता है। और क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु का क्षेत्र को दिशा को बताती है। स्पर्श रेखा जो खींचे ये दिशा को बता रहा है। और क्षेत्र रेखा की निकटता जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का घोतक है, ये प्रबलता को बताता है। और 5वां लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, यदि वे एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींचना संभव होता है। यह है जो कि
अब आगे है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसके बारे में 1820 में ऑस्ट्रेट नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्ट्रेट एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पता लगाया 1820 में। क्या पता लगाया कि जब किसी चालक से, मतलब ये तार है, चालक मतलब हो गया कोई तार जिससे बिजली जाता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इससे हम करंट को प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका कहना है ना कि ये जो तार है, इससे अगर हम बिजली पैदा कर रहे हैं, बिजली ले जा रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये हो गया। 1820 में ऑस्ट्रेट नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। क्लियर है। अब इसीलिए उन्होंने एक प्रयोग किया, ऑस्ट्रेट का प्रयोग। इस प्रयोग में चालक तार AB को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया गया। एक चालक तार AB को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया गया। तार है, तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई NS रख दिया गया, उसके नीचे एक सुई रख दिया गया। जैसे ये हमारा हो गया तार, और तार है, और ये है कि हम इसके नीचे चुंबकीय सुई रख दें। जब तार से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, जब तार से, ये ऊपर वाला तार है, ये वाला तार है, और ये हमारा चुंबक वाला सुई है, ठीक है ना। जब हम तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, जब हम तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, ये हो गया हमारा तार और ये हो गया चुंबकीय सुई, ठीक है। जब हम तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, मतलब इससे अभी बिजली नहीं जा रहा है, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होगा। क्या कर रहा है, जब तार से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करते तो सुई जो होता है पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण, ये तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगी, ठीक है। ये दर्शाया गया। फिर जब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित, मान लीजिए ये तार ऐसे है ना, ऐसे मान लीजिए ये तार को ऐसे कर दिए, ठीक है, और इसमें है कि ये तार में है कि बिजली पैदा कर दिए, मतलब बिजली है कि दे दिए। जब बिजली दे दिए तो ये जो होता है, ये सुई जो होता है ऐसे घूम जाएगा, ठीक, ऐसे घूम जाएगा। क्लियर है। जब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सुई विक्षेपित होकर के लगभग तार के लंबवत हो जाती है। मतलब ये तार हमारा ऐसे था और ये सुई हमारा अगर ऐसे है, चुंबकीय सुई, अब बिजली नहीं दे रहे हैं तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब इसमें हम बिजली है की देंगे तो ये जो चुंबकीय सुई है ये घूम करके इसके लंबवत आ जाएगा, इसके लंबवत। क्लियर है। और तार से होकर के प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देने पर भी सुई के विक्षेपण तार के लंबवत होता है। अब इसमें है कि करंट है कि हम है कि करंट ऐसे दे रहे थे इस दिशा से, इस दिशा की, अब हम इस दिशा से देंगे तो भी ये विक्षेपित हो जाएगा। इस बार सुई को ध्रुवों की स्थिति पहली बार की स्थिति की अपेक्षा विपरीत रहती है, पहली बार की स्थिति की अपेक्षा विपरीत रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसमें है कि यहाँ पर देखिए ये तार है और ये हमारा हो गया नीचे वाला जो हो गया ये चुंबक हो गया और ये तार हो गया और ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया चुंबक का, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है। तो जब हम यहाँ पर है कि जब भी ये घूमेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर घूमेगा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर घूमेगा। जब भी घूमेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर घूमेगा। लेकिन ये तार को हम बदल दिए, बिजली है कि इधर के बजाय इधर से, पहले उस समय बिजली हम इधर से दिए, उस समय बिजली हम इधर से दिए तो तार इधर से दिए बिजली, तो तार फट से है कि घूम करके नीचे वाला जो सुई है वो घूम करके ऐसे हो जाएगा, नीचे वाला जो सुई है वो घूम करके ऐसे होगा। अब की बार करंट अगर हम इधर से देते हैं तो मान लीजिए चुंबक को नीचे वाला ऐसे है तो ये जो होता है ऐसे घूमेगा, मतलब जब भी घूमेगा उत्तर से दक्षिण ही घूमेगा, लेकिन बिजली जिधर भारे देंगे उधर से ही घूमेगा। इधर से दिए तो ये चुंबक जो है इस प्रकार से घूमा, उत्तर से दक्षिणी घूमा। अगर इधर से बिजली दिए तो ये चुंबक है कि क्या बोलता है, ये ऐसे ही घूमा। धारा की दिशा को समान रखते हुए तार को क्रमशः सुई के ऊपर और नीचे रख करके ये प्रयोग को दोहराएं। मतलब इसको है कि ऊपर और नीचे रख करके ये प्रयोग को दोहराएं।
तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है, सुई विपरीत दिशा में ही विक्षेपित है। और स्टेट्स के प्रयोग से स्पष्ट है कि चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। इससे यह स्पष्ट है कि चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा जो है धारा की दिशा पर, मतलब जैसा आप करंट जिस दिशा से दीजिएगा वो है जो कि उस तरफ से घूमेगा। करंट अगर इधर से है जो कि हम देंगे, इधर से देंगे करंट, इधर से देंगे करंट, तो ये है जो कि इस दिशा में घूमेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ इस बात से निर्भर करते हैं कि तार चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे। दीवार में छिपे हुए धारावाही तार का स्थान निर्धारण चुंबकीय सुई से किया जाता है। जो वायरिंग होता है, दीवार वाला जो वायरिंग होता है, उसके बारे में जो पता लगाते हैं वो चुंबकीय सुई से ही पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये वायरिंग है जो कि हुआ ये हमारा दीवार है और इसमें वायरिंग हुआ है, कहीं तार में गड़बड़ी है। अब ये चुंबकीय सुई ले जा करके अब वो खोजेगा कि तार किधर है, तो ऐसे जा रहा है, तार इधर नहीं है, तो ये कुछ नहीं होगा। और जैसे इधर से जा रहा है, तार इधर मिला, तो वो उसका सुई है जो कि खुद बता देता है कि यहाँ पे तार है, मतलब कुछ ना कुछ विचलित होगा। तो इसमें क्वेश्चन है, हमारा सवाल है कि चुंबकीय धारा के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को लिखें। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को लिखे, उसके प्रयोग को समझाए, तो क्या लिखेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को लिखे अगर सवाल रहेगा तो लिखेंगे ऑस्टेड ने 1820 में यह बताया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस इतना ही लिखना है। लेकिन इसमें प्रयोग कहेगा तो हम प्रयोग में है जो कि लिखेंगे कि सबसे पहले एक चालक तार लेते हैं और उसके नीचे एक चुंबकीय सुई लेते हैं। जब हम करंट प्रवाहित नहीं करेंगे तो ये चुंबकीय सुई जो रहेगा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगा। जैसे ही हम है जो कि तार से करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जो तार के लंबवत हो जाएगा। क्लियर है? और धारा की दिशा को अगर बदल देते हैं तो ये जो चुंबकीय सुई के घूमने की दिशा भी है वो भी बदल जाती है। कहने का मतलब इधर से अगर हम करंट देंगे तो ये चुंबकीय सुई जो है इस प्रकार से लंबवत होगा, लेकिन लंबवत ही होगा। अगर हम इधर से करंट देते हैं तो चुंबकीय सुई है जो कि इस प्रकार से लंबवत होगा। क्लियर है? यही चीज़ लिख देना है और ये फिगर बना देना है। आगे है, अगला सवाल है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, धारावाही तार ये है धारावाही तार, धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, कोई भी दाएं हाथ, जैसे ये हो गया, दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ा जाए, धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा, जब ऐसे पकड़ते हैं तो ये जो अंगूठा जो है ये धारा की दिशा को बता रहा है कि धारा हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर संकेत करता है। तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये हाथ की जो अन्य अंगुलियां हैं ना, ये हाथ, इसकी अन्य अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। ये बतलाती है कि ये जो है चारों तरफ ये जो एरिया है चुंबकीय क्षेत्र के एरिया है। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में क्या लिखेंगे? यदि हम किसी भी धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते हैं, किसी भी चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते हैं कि उसमें अंगूठा जो है धारा की दिशा को बताता है, तो हाथ की अन्य अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। क्लियर है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। धारावाही वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का, तांबे का एक मोटा तार लेकर के उसे वृत्ताकार रूप से मोड़ देते हैं। ये सब ऐसे ही, इसको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको पढ़ते हैं। जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप से इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हो। या जब एक लंबी विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप से इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हो। तार के फेरे एक दूसरे से अलग, जैसे इस प्रकार के फिगर में लपेटा हुआ है, एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हो, मतलब सटा हुआ नहीं रहे लेकिन अगल बगल ही रहे। जैसे ये दोनों सटा हुआ रहे लेकिन अगल बगल ही। तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। पूछता है सवाल, परिनालिका क्या है? तो जब किसी लंबे विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप में मतलब स्पाइरल एक स्प्रिंग स्पाइरल वाला कॉपी होता है, इसमें स्प्रिंग को घुमा करके गोलाकार रूप में लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे से अगल बगल हो, परंतु है जो कि अलग हो परंतु वो अगल बगल ही हो, तो इसे ही परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का परिभाषा, साधारणतः तार को एक विद्युत रोधी खोखले बेलन पर लपेटा जाता है। इसको विद्युत रोधी खोखले बेलन पर, ये मतलब खोखले बेलन कहने का मतलब बेलनाकार फिगर रहेगा और खोखला रहेगा। परिनालिका के खुले सिरे को एक बैटरी तथा एक स्विच से चित्र में दिखाया गया खुले सिरे को एक बैटरी या स्विच से। तो स्विच को बंद कर जब परिनालिका से धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के भीतर तथा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र
इसमें भी अगर करंट प्रवाहित करेंगे तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा के लगभग नियत रहता है और इसकी दिशा परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण और दिशा के में लगभग नियत रहता है और इसकी दिशा जो होती है परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से प्राप्त की जाती है। यदि परिनालिका की दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगुलियां धारा की दिशा की ओर तो अंगूठा के चुंबकीय क्षेत्र के, ये जो है परिनालिका के नियम को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को फॉलो करा। तो इसमें है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है बस परिनालिका। परिनालिका एक कोई विद्युत रोधी पदार्थ होता है, उस पर एक तार को लपेट दिया जाता है जो एक दूसरे से इसमें सटा हुआ न रहे, समझ गए ना, लेकिन अगल बगल ही रहता है। अब विद्युत चुंबक के बारे में हम लोग जानेंगे। विद्युत चुंबक, जब एक परिनालिका में धारा प्रवाहित रहती है तब तक वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित रहती है, करंट प्रवाहित होगा तो चुंबक जैसा, मतलब उसमें आकर्षण बल है जो कि होगा। जब विद्युत चुंबक जब एक परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, कोई ये परिनालिका हो गया ना, इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तब तक चुंबक जैसा व्यवहार करता है, तब तक चुंबक जैसा व्यवहार करता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि तार से जब भी करंट प्रवाहित होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु जैसे ही धारा प्रवाह बंद कर देते हैं, धारा प्रवाह रोक दिए, धारा प्रवाह बंद कर दिए, तब उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, मतलब अब उसमें चुंबक वाला भाग नहीं है, उसमें खिंचाव नहीं होगा। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इसको बढ़िया समझते हैं। विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक के विद्यमान रहता है। इसमें उतने ही समय तक के, जैसे अभी इसमें मान लो ये तार है तो इसमें अभी करंट नहीं दे रहे हैं तो ये आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें तार देंगे, करंट देंगे तो इसमें आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगेगा। तो उतने ही समय चुंबकत्व उतने ही समय तक के विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ये हो गया विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक के विद्यमान रहता है जितने समय तक के परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ये हो गया। प्राय एक नरम लोहे के छड़ को एक परिनालिका में रख करके विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, पूछता है सवाल कि विद्युत चुंबक जो है किससे बना होता है, तो नरम लोहे से बना होता है। विद्युत चुंबक नरम लोहे से बना होता है। नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबित किया जाता है। सवाल पूछेगा कि नरम लोहे से विद्युत चुंबक क्यों बनाया जाता है, क्योंकि नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जाता है, इसलिए नरम लोहे का प्रयोग हम विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे नरम लोहे का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। और जैसे ही करंट प्रवाहित करते हैं तो नरम लोहे का छड़ जो होता है वह है जो कि शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तो नरम लोहा अपना चुंबकत्व खो देता है। जैसे ही धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं तो जो नरम लोहा है वो अपना चुंबकत्व खो देता है। और परिनालिका में इस प्रकार से रखे गए छड़ को क्रोड कहते हैं। और परिनालिका में जो इस प्रकार से जो रखा गया छड़ है इसको हम क्रोड कहते हैं, जिससे ये नरम लोहे का क्रोड हो गया। क्लियर है। आगे यहाँ पे है तो इसमें हम लोग है जो कि क्या बोलता है, इसमें सवाल है जो कि कुछ याद रखेंगे। पहला नंबर सवाल विद्युत चुंबक, तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहते हैं जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। ये हो गया। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगला सवाल, नरम लोहे का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है, इसीलिए नरम लोहे का प्रयोग है जो कि विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। आगे हम जानते हैं क्रोड धारा के कारण चुंबक बन जाता है। क्रोड जो होता है धारा के कारण चुंबक बन जाता है, क्रोड में भी करंट आ जाता है। इस प्रकार बने चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जो उससे क्रोड से जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसकी चुंबकत्व की तीव्रता मतलब कितना शक्तिशाली चुंबक है वो किस बात पर निर्भर करता है। परिनालिका में फेरों की संख्या, वो जो गोल गोल घुमा हुआ था, यहाँ पे जो गोल गोल घुमा हुआ था, इसकी फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब इसका फेरा जितना ज़्यादा रहेगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा रहेगा, और जितना ये कम रहेगा चुंबकीय क्षेत्र कम। तो पहला हो गया परिनालिका के फेरों की संख्या। तार के फेरों की संख्या जितना अधिक होगा चुंबकत्व उतना अधिक होगा। क्लियर है। दूसरा विद्युत धारा का परिमाण, इसमें जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा, उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो विद्युत धारा का परिमाण मतलब वही हुआ कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, मतलब उतना ही शक्तिशाली होगा। और तीसरा है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब जिस प्रकार का क्रोड यूज करेंगे
उस प्रकार से उसका है जो कि कैपेसिटी बताया गया है। मतलब जैसा तार यूज करते हैं उसका क्षमता वैसा रहता है। जैसे विद्युत चुंबक बनाने में हम नरम लोहे का प्रयोग करते हैं तो नरम लोहे से चुंबकत्व अधिक होता है। इसके अलावा हम दूसरा लोहे का प्रयोग करते हैं, पीटवा लोहे का प्रयोग करते हैं तो उसका चुंबकत्व कम रहता है। कुछ पदार्थ ऐसे जैसे इस्पात न तो आसानी से चुंबकित होते हैं ना ही विचुंबकित होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसका नाम इस्पात है जो आसानी से ना ही चुंबकित होते हैं ना ही विचुंबकित होते हैं, लेकिन नरम लोहे में हम पढ़े थे कि ये आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है। इसलिए ऐसे पदार्थ का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जाता। इसलिए ऐसे पदार्थ का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जाता। इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। ये भी सवाल पूछता है, इस्पात का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? अस्थायी चुंबक बनाने में पूछेगा, सवाल करेगा कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो इस्पात का प्रयोग करते हैं। और इस्पात का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह न तो आसानी से चुंबकित होता है ना ही विचुंबकित होता है।